इतने पेसिमिज्म के बावजूद भी हमें लगता है कि जल्द ही एक रैली आने वाली है। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी रहा। बैंक निफ्टी में ज़्यादा रैली आनी चाहिए थी। वो रीजंस क्या थे? और देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। नोट छाप रहे हैं, अब उनके पास दुनिया की सारी पावर आ गई है। मतलब अगले 2 दिन देखना है क्या फॉलोअप बाइंग आती है। थोड़ा सा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस शेकी हो गया है। तो सर फाइनली रैली तो आ गई, जिसकी पॉसिबिलिटी के बारे में आपने कहा था पिछले हफ्ते, और क्यों आएगी रैली इसका रीज़न भी आपने कहा था। वैसे तो कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो लास्ट वीक आई थिंक फरवरी 27 या 28 का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने कहा था कि अगले 3 से 4 दिनों में एक रैली हमें दिख सकती है। और अभी कल परसों ये मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सारा डेटा भी आपके साथ शेयर किया था कि क्यों इतने पेसिमिज्म के बावजूद भी हमें लगता है कि जल्द ही एक रैली आने वाली है। आज रैली आई, अच्छी आई, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे सेक्टर्स में हमें आज रैली देखने को मिली। हर सेक्टर ग्रीन था। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी रहा, और वो ये कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हमें उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट HDFC बैंक तो आज अच्छा खासा डाउन भी रहा। तो वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स में ही हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, और वहीं आज हमें थोड़ा वीकनेस देखने को मिला। पर सर ये जो बैंक निफ्टी में रैली आई नहीं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो देखिए, हमने जो बैंक निफ्टी के बारे में जो मेन रीजंस दिए थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में ज़्यादा रैली आनी चाहिए थी, वो रीजंस क्या थे कि लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इतने टाइम से, तो उसको RBI ने कई कदम उठाए उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन अब जो रीसेंट डेटा आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, और मार्च के एंड तक अगर आप देखें तो उन्हें 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, और अभी वो फिक्स नहीं किया गया है। तो लिक्विडिटी की अगर आप सिचुएशन देखें तो नवंबर में लिक्विडिटी एक्चुअली पॉजिटिव थी, सरप्लस था, करीब 1.35 लाख करोड़। और दिसंबर से प्रॉब्लम शुरू हुई तो वहाँ पर हम करीब 0.65 करोड़, 1 करोड़ से नीचे नेगेटिव में आ गए, डेफिसिट में आ गए। उसके बाद वो बढ़ता रहा लगातार, और फिर कदम उठाए गए तो डेफिसिट तो रहा लिक्विडिटी का, लेकिन पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाया। लेकिन अभी अगर आप देखें मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ का डेफिसिट आया है, और इसी वजह से आज बैंकिंग के स्टॉक्स में उतनी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। पर सर RBI तो इतना सारा स्टेप्स उठा रही है, तो फिर भी क्यों नहीं हुआ? तो काफ़ी स्टेप्स उठाए RBI ने। आप देखिए, जितने भी उनके पास तरीके थे सबका इस्तेमाल किया। CRR कट्स किए, रेट कट्स किए, और जो डॉलर स्वैप्स का अनाउंसमेंट किया, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए। लेकिन अब जो रीसेंट प्रॉब्लम्स जो आ गई उसकी वजह से लिक्विडिटी में वो सारा कुछ पूरा हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं देखने को मिला। तो 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहला देखिए, अब ये मार्च का महीना है, मार्च का महीना किसी को पसंद नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स के आउटगोज होने लगे, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स बैंक में आ गई। और दूसरा जो है, कुंभ इज़ ऑल्सो अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर, जिसकी वजह से बैंक्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई है। कुंभ की वजह से क्यों? मतलब लोग तो बोल रहे हैं कि कुंभ की वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो, अब ये तो थोड़ा क्या है ना, आस्था का विषय है, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें जो भी रिलीजियस जो भी चीज़ है उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें इकोनॉमी को अगर अपने ग्रो कराना है, अच्छा बनाना है, तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, नई इनोवेशन, इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सुन के एज एन जितनी भी इकॉनमी की मुझे समझ है उसके बेसिस पर मुझे अच्छा तो नहीं लगता कोई ये कहे कि जी कुंभ की वजह से हम इकॉनमी में हम ग्रो करा रहे हैं। बहरहाल, तो अब कुंभ में क्या हुआ है, और देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे ऊपर कुछ मत अपना गुस्सा निकालिएगा। तो SBI के जो इकोनॉमिस्ट हैं
उन्होंने कहा है कि कुंभ की वजह से काफ़ी सारा लिक्विडिटी सिस्टम से आउटफ्लो हुआ है और अब वो उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन वापस नहीं आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एसबीआई के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा डेफिसिट जो हमारा कवर नहीं हो पाया। अब देखिए कुंभ में मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं गया था कि कितना वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना ऑफलाइन हो रहा है, बट काफ़ी वहाँ पर जो हैं गरीब लोग भी गए हैं एंड दे डील इन कैश, वी नो दैट। तो काफ़ी सारा पैसा बैंकों से निकल कर कैश में या और मीन से दूसरे तक चला गया, जो वापस घूम के बैंक पर नहीं आएगा। और एसबीआई का मानना है कि इसकी वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए, तो मैं ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, मेरे टाइमलाइन पर आ रहे थे, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि लोगों ने वीडियो बनाया और उसमें ऐसा कहते हुए सुने गए कि कुंभ में 5 करोड़ लोग आएंगे, अगर मैं सबसे 1-1 रुपया लूँगा तो मेरे पास 5 करोड़ आ जाएंगे। इस तरह के कई वीडियोस वायरल होते हुए नज़र आए। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि मतलब हमारा क्या माइंडसेट हो गया है। हम कुंभ से रिच होने की सोच रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कुछ इनोवेट करें, कुछ नया बनाएं, कुछ पढ़ाई करें, लेकिन यहाँ हमारे देश का युवा ये सोच रहा है कि हम भीख मांग के 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। बट ये इट वाज ऑन अ फनी नोट। तो ये एसबीआई के इकोनॉमिस्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है कि कुंभ की वजह से लिक्विडिटी की क्राइसिस आई है। सर न्यूज़ आई आज कि कुछ नए फ्रेश चेंजेस आ रहे हैं ऑप्शंस में, जैसे कि एक्सपायरी हो गया। तो सर ऐसा क्यों सर, बार बार ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? थोड़ा देखिए परेशान करने वाला है। पिछले 3-4 महीनों से इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। क्योंकि मैं तो जिससे बात कर रहा हूँ, ट्रेडर से बात कर रहा हूँ, वो भी दुखी है, ब्रोकर से बात कर रहा हूँ, वो भी दुखी है। अब तक जो चेंजेस किए जा रहे थे वो रिटेल छोटे निवेशक को ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एक तो एक्सपायरी को चेंज कर दिया, थर्सडे से मंडे को ले आए। मंडे वीक का पहला दिन होता है, तो पता नहीं क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों किया गया है, समझ तो नहीं आया। कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और दूसरा आप देखिए, एक और बदलाव किए जा रहे हैं। 1-2 बदलाव अभी रिसेंटली अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के वेटेज से छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। अगर आप वेटेज में ज़बरदस्ती का बदलाव करेंगे तो कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि सालों का एक सिस्टम चल रहा होता है और आप छोटा सा चेंज करते हैं तो वो सिस्टम पूरा हिल जाता है। दूसरा देखिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बड़े ट्रेडर्स को भी अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कितनी पोजीशंस वो बना सकते हैं और कितनी कैरी कर सकते हैं, उस पर भी बदलाव किया जा रहा है। तो अब जो नेट पोजीशंस हैं, करीब 1,500 करोड़ की कुछ ऐसे लिमिट लगाई जा रही है। और अगर आप इंट्राडे में और अगर आप कैरी करते हैं तो उसमें 500 करोड़ की लिमिट लगाई जा रही है। अब इंट्राडे में अगर आप 1,500 करोड़ की पोजीशंस बना रहे हैं, उसके लिए शायद आपको 10% पैसा चाहिए। और बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो 100, 150, 200 करोड़ कोई बड़ी मायने नहीं रहे, क्योंकि वो अकेला वहाँ पे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, पूरा उनकी कंपनी होती है, सैकड़ों लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनके पास इतना फंड होता है क्योंकि वो इतने सारे लोगों के वो मैनेज करते हैं। तो अब ये सब चेंजेस किए जाएंगे तो वो भी परेशान होंगे। और तो क्वेश्चन ये है कि इतना सारा बदलाव करके फ़ायदा किसको हुआ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये चाहते हैं कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग छोड़ के क्रिप्टो में या दूसरी जगह चले जाए? मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की वोलेटिलिटी क्रिप्टो और दूसरे मार्केट्स में दिखती है, कम से कम ऑप्शंस मार्केट और इक्विटी मार्केट उससे तो बेटर ही है। तो सर ये जो क्रिप्टो का बात आप कर रहे हैं,
तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो नहीं हो रहा? अब वो तो जिस तरीके से लोगों को हड़का रहा है, ज़ेलेंस्की को जैसे हड़का रहा था, अब मुझे नहीं पता किसको किसको हड़काया है, कैसे कैसे हड़काया है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। अब देखिए, एलॉन मस्क भी क्रिप्टोज में है, डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो में है, दोनों नोट छाप रहे हैं, अब उनके पास दुनिया की सारी पावर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम यूएसए में क्रिप्टो का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे। भाई अमेरिका बनाएगा तो बाकी देशों को तो करना ही पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम क्रिप्टो को जो है अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। तो उनका तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का ऐसा लगता है कि पूरा फोकस यही है कि भाई हम क्रिप्टो में ही करेंगे, क्योंकि दोनों के अपने अपने क्रिप्टोज हैं। तो अब दुनिया का चौधरी जो काम करेगा तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फिर से फ्रेश टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को फ्रेश इम्पैक्ट आएगा? कोई सब पे फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। अब देखिए, इन्होंने अब कुछ टैरिफ्स को प्रीपोन कर दिया। मेक्सिको और कनाडा पे तो लगाया ही था, अब उन्होंने चाइना पर भी 20% लगा दिया। कनाडा और चाइना ने रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा दिए, तो एक फुल ब्लोन अब ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। अब देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो हम करीब 35 बिलियन हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को? $77 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें आईटी और फार्मा मेजर चीज़ें हैं जो करते हैं। अब इंडिया के स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अब हमारी जीडीपी तो देखिए नीचे जा रही है, और अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हैं, तो हमें कम से कम इस साल एनुअल बेसिस पर 6.5% की जीडीपी ग्रोथ हमें दिखानी पड़ेगी, तभी हम कह पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम 6% नीचे चले जाएंगे तो दुनिया के इन्वेस्टर्स फिर हमें डंप कर देंगे। ओके, नाउ अब पिछले क्वार्टर्स में हमारी जीडीपी में ग्रोथ में गिरावट आई थी। अब अगर हम 6.5% पर हमको जाना है तो हमें इस क्वार्टर में 7% से ऊपर का जीडीपी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, और वो तभी अचीव हो पाएगा जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम से कम सस्टेन तो रहें। सस्टेन होने पर भी नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ा ग्रोथ हमें दिखाना पड़ेगा। और अब ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे अगर आप देखिए तो एक्सपोर्ट्स तो स्मूथ नहीं रहेंगे, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारी जीडीपी शायद हम जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है हम शायद उसको मीट भी नहीं कर पाएंगे। सर, एक मज़ेदार सा सवाल है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आप बेयरिश टारगेट भी दे रहे हैं और नियर टर्म में बुलिश भी बोल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली गलती देखिए उनकी नहीं है, वो मोस्ट लाइकली वो नए लोग हैं, मार्केट की उतनी समझ नहीं है उनको, इस वजह से वो कह रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद मुझे भी और क्लियरली थोड़ा लो लेवल पर आकर उनको समझाना चाहिए था। तो हमारा व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म में वी आर बेरिश, मीडियम टर्म में वी आर बेरिश, और नियर टर्म में अगले 1-2 हफ्ते की बात करें तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि अब गिरावट ख़त्म हो गई, अब मार्केट ऊपर एकदम ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, हमारा ये व्यू नहीं है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा तो उसमें हमने आपको समझाया कि क्या हुआ था 2007-8 में, किस तरीके से ऑल टाइम हाई बना, फिर एक फॉल आया, फिर एक रिकवरी हुई, फिर एक फॉल आया, फिर एक रिकवरी हुई। तो हमारे मार्केट्स जो अभी गिर रहे हैं सिमिलर पैटर्न पे गिर रहे हैं। अगर आप देखिए, अक्टूबर से मार्केट गिरा, दिसंबर में हमें रैली आई, इस रैली में हमने 21,600 का टारगेट दिया, उसके बाद फॉल आया, और अब एक और हम शॉर्ट लिव्ड बाउंस की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अब बस गिरावट ख़त्म हो गई है। तो शायद उनको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, होपफुली इस क्लैरिफिकेशन के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो बाउंस की बात हम कर रहे हैं पिछले
3-4 दिनों से कि बाउंस आएगा आएगा, वो एक आध हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अब क्या ये बाउंस 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चलेगा, तो हम डे टू डे उसे देखेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। सर क्या ये रैली सस्टेन करने का कोई भी चांसेस है? देखिए आज मुझे उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में रैली नहीं आई, वैसे नहीं आई। SBI अच्छा ऊपर रहा और ICICI थोड़ा लुंज पुंज था, HDFC डाउन रहा, तो थोड़ा सा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस शेकी हो गया है। मैं डेटा भी देख रहा था, अभी जितना भी मैंने देखा, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मुझे अब कल का दिन देखना है, मतलब अगले 2 दिन देखना है क्या फॉलोअप बाइंग आती है। अब ऐसा हो सकता है कि कल माइनर रेड में मार्केट रहे, परसों रैली आ जाए मंडे का दिन, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा लोग डरे सहमे रहते हैं कि पता नहीं वीकेंड में क्या हो जाएगा, क्या ट्रम्प बाबू कर देंगे, तो हो सकता है कल फिर सेलिंग आ जाए। तो अभी 1-2 दिन हमें देखना है कि क्या एक फॉलोअप बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही, 1-2 दिन में ही फिजल आउट हो जाता है। और लोगों को डर भी है क्योंकि पता नहीं क्या अनाउंसमेंट आ जाए, ट्रम्प क्या कर दे, तो इस वजह से लोगों का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है शेकी हो गया है। तो अभी हमें फॉलोअप बाइंग का इंतज़ार करना है। अगर अब फॉलोअप बाइंग आती है तब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ दिन की रैली आएगी। मुझे लगता है अभी हमें 22,500 का लेवल जो हमने शेयर किया था, लेट इट क्रॉस। अगर वो कन्विंसिंगली क्रॉस होता है तब तो हम उम्मीद लगाएंगे कि अगले 500-700 पॉइंट की और रैली आ जाए। अगर वो नहीं होता है तो ये फिर फिजल आउट हो जाएगा। सबसे बड़ा क्लू होगा फॉलो बाइंग। एंड सेकेंडली वी वांट टू सी कि बैंक और फाइनेंस के शेयर्स में हमें रैली देखने को मिल रही है। वी वांट टू सी कि HDFC, ICICI, इनमें हमें रैली देखने को मिलना चाहिए कि ये 3%, 4%, 5% ऊपर जा रहे हैं। अगर वो ये होगा तभी ये रैली कंटिन्यू होगी, नहीं तो वापस से हम फॉल की तरफ बढ़ने लगेंगे।